पाकिस्तान में लड़कियों का पढ़ना गुनाह है। पाकिस्तान में लड़की होना जुर्म है। पाकिस्तान में अब नई जंग छिड़ गई है, गर्ल्स वर्सेस मौलाना। पाकिस्तान में लड़कियों को पढ़ने से रोकने के लिए स्कूल उड़ाए जा रहे हैं, लड़कियों को डराया धमकाया जा रहा है। पाकिस्तान में लड़कियों की पढ़ाई की कीमत मौत है। लेकिन अब गर्ल्स गैंग ने पाकिस्तान के मौलाना ब्रिगेड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। इंडिया में देखें ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया आपसे बहुत आगे है। दैट्स द रीजन। हर सेक्टर में इंडिया आगे है, एक कोई स्पेसिफिक सेक्टर नहीं हम बोल सकते। हमारे बच्चों के पास तो गोल तो छोड़े, उनको ये पता ही नहीं होता कि मेरी बाहर जाके जेडीज क्या होंगी। बीइंग का इंजीनियरिंग को मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके बच्चा बाहर निकला, उसको नहीं पता होता कि मेरी जेडी क्या होंगी, मेरा आगे फ्यूचर क्या है, मैं किस फील्ड में जा सकता हूँ। इंडियन एजुकेशन ज़्यादा बेहतर है। आपको ऐसा क्यों लगता? इसलिए कि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग बैकवर्ड इलाकों में रहते हैं जो कि अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, उनमें शौक नहीं है। क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है, पाकिस्तानी एजुकेशन ज्यादा बेहतर है या इंडियन एजुकेशन? कंपैरिजन अगर किया जाए तो व्हिच वन इज मोर बेटर? देखिए, मास्टर्स किए होते इतनी अच्छी एजुकेशन, लेकिन जॉब्स नहीं मिलती। प्रॉब्लम ये होता है ना कि चलो अगर यहाँ के बजाय वहाँ पे जाएंगे, चलो अगर 8 घंटे भी मेहनत करेंगे तो एटलीस्ट वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे ही कुछ भी नहीं मिलता है यार। कि आपने ऑपोजिट देख ले, कंट्री में इंडिया में IIT है, वो एक क्वालिटी इंस्टीट्यूट बन चुका है। तो पाकिस्तान अभी तक क्यों नहीं बना सका कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे जाके इंटरनेशनल रिकग्निशन उसकी हो? आप सही कह रही है, हमारा तालीमी निज़ाम बर्बाद हो गया। उसकी सिर्फ एक वजह है, बेसिक्स। हम शुरू से बेसिक्स के ऊपर इतने वीक हैं। मुझे तो दुनिया के सारे पेपर ही टफ तरीन लगते हैं। क्यों? वजह मुझे खुद नहीं पता, मुझे समझ नहीं आती मैं यूनिवर्सिटी में पास कैसे हो जाती हूँ। पाकिस्तान में लड़कियों की पढ़ाई मौलाना ब्रिगेड को खटक रही है। पाकिस्तान में गर्ल्स वर्सेस मौलाना शुरू हो गया है। पाकिस्तान के अंदर एक नई जंग शुरू हो गई है। मौलाना पाकिस्तान के युवाओं को मदरसा छाप बनाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी लड़कियां और लड़के पढ़ना चाहते हैं। डॉक्टर फातिमा, ऑब्वियसली एक अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए कि वहाँ पे स्किल्ड बेस्ड लोगों को स्किल स्टडीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है, ना कि पाकिस्तान की तरह जहाँ के हमने अपना एक एजुकेशन सिस्टम तो डेवलप कर लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए। कि सर, आपने अभी इंडिया की बात की। इंडिया के आपने रिसेंटली देखा होगा कि वो माशाल्लाह चांद पे पहुंच गए हैं और हम पाकिस्तान अभी इधर बैठा हुआ है। तो आपको लगता है कि हमारा कोई कंपैरिजन है इंडिया के साथ, या अब हम ये मुकाबला छोड़ दें जो हम हवा में या बातों में या किताबों में जो मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ? हिंदू पढ़ लिख के हमसे आगे निकल गया, सारी इंटरनेशनल कंपनीज उसने बना ली, मार्केट को उसने ऑक्यूपाई कर लिया। जो टेरिटरीज मुसलमान के थे वो उसने छोड़ दिए, मुसलमान ने पढ़ाई से तौबा कर ली है। पाकिस्तान में लड़कियों की पढ़ाई जैसे एक जंग बन चुकी है। कभी स्कूलों पर गोली, कभी धमाका, कभी बंदूकधारी आकर धमकी देते हैं। और अब तो पाकिस्तान में लड़कियों को पढ़ने से रोकने के लिए गर्ल्स स्कूल को बम से उड़ाया जा रहा है, ताकि ना स्कूल रहेगा, ना लड़कियां पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलेंगी। यहाँ पे बच्चों को तालीम तो दी जाती है, लेकिन स्किल्ड पे काम नहीं किया जाता। लेट्स सपोज कि अगर एक MBA का स्टूडेंट है तो उसको कभी भी जब वो MBA ग्रेजुएट होकर बाहर निकलता है तो उसके पास इतनी स्किल्स नहीं होती कि वो जाके किसी भी सीट पे बैठ सके और अपने MBA को मार्केटिंग इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को जस्टिफाई कर सके। सेम इज़ फॉर MBBS और PharmD और एनी मेडिकल एजुकेशन या एनी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। कि आप इंजीनियरिंग के बच्चों को भी ले लें, जब वो बाहर फील्ड में जाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो उनके पास स्टडीज़ तो होती हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज ज़ीरो होता है। रिसर्च बिल्कुल नहीं होती, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़ीरो होता है, और बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है वो उससे बहुत पीछे होते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में। और जो हमारे टीचर्स हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम है जो उसको बना रहे हैं, उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि उसको वो क्या करें। अगर हम फैक्ट्स की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली इंडिया हमसे हर चीज़ से आगे निकल चुका हुआ है। तो लैकिंग्स यही रही हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जो कमियां रही हैं पहले हमारे, वो दिमाग नहीं बनाए गए कि हम उस तरह सोचें। हमें सिर्फ यही बताया गया कि एक एजुकेशन है, रटालाइजेशन है, आपने उसको रटा मारना है और नंबर ले लेने, यू हैव अ गुड डिग्री, गुड टू गो विद अ गुड जॉब एंड अर्न समथिंग। हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है, इसमें फॉल्ट किसका है? देखिए, ऑब्वियसली दोनों तरफ से फॉल्ट होता है, अवाम की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी। बट गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकती थी। कैसे? क्योंकि अपॉर्चुनिटी डेवलप किसने करनी है? वो गवर्नमेंट ने डेवलप करनी है, मैं और आप नहीं कर सकते। पाकिस्तान में मौलानाओं को पता है, शहबाज शरीफ को पता है, मुनीर को पता है, अगर पाकिस्तान के युवा पढ़ेंगे तो समझदार हो जाएंगे, हुक्मरानों और जनरलों से बात बात पर जवाब मांगेंगे, उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी इंडियंस जैसा बनना चाहते हैं।
पाकिस्तान में शिक्षा की कमी का सबसे बड़ा कारण गरीबी, असमानता और भ्रष्टाचार है। उनका एंट्रेंस एग्जाम का जो है ना टेस्ट निकालिएगा और वो टेस्ट प्रिंट करवा के ना यहाँ किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी जो है ना, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, उनको आप जो फुल प्रोफेसर है वहाँ का, उस फुल प्रोफेसर को दीजिएगा कि ये इसको हल करके ना ये पास कर दे। यानी ये जो स्टूडेंट बैठे इनसे मैं टेस्ट लूँ, अब ये चाह रहे हैं? इनसे नहीं, आप वो एंट्रेंस एग्जाम निकाल के ना आप किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से, अच्छा प्रोफेसर से लूँ, फुल प्रोफेसर से 22वें ग्रेड के, उनको कहें ये हल करके दिखाए मुझे। नहीं करेगा वो, फेल होगा। 10 साल के बाद देख लीजिए, दुनिया का टैलेंट इंडिया से निकलेगा, निकल रहा है। इट इज अ फैक्ट। व्हाइट हाउस उनका है, पूरा यूएस उनका है, जितनी दुनिया की कॉर्पोरेशंस हैं, मल्टीनेशनल, सबके सीईओ इंडियंस हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दे आर टैलेंटेड पीपल बाबा। गलत टीचर आ गए हायरिंग के, ठीक है, आपने गलत टीचर पढ़ाना शुरू कर दिए जो वो खुद कैपेबल नहीं थे, खुद उनको कुछ नहीं पता था। तो तालीमी निज़ाम कैसे अप होता, पेपर अच्छे कैसे बनते, लोग कैसे अच्छे ऊपर आते, तो वो वहीं से कोलैप्स होना शुरू हो गया। और इसकी बुनियादी वजह थी करप्शन के बाद उन तालीम की पोस्ट पे लोगों को आना, पढ़ना और पढ़ाना दोनों। तो वो निज़ाम आउटपुट जो निकलेगा वो वही निकलेगा किसी भी सूरत में, वो पेपर की सूरत में निकले या किसी भी सूरत में निकले। लेकिन हमारे तलीमी निज़ाम में अभी तक खुद से कुछ तलीम के रिलेटेड नहीं कोई बुक बनाई, नहीं कोई ऐसी चीज़ की, जबकि इंडिया ने जो जारी बात है 4 पेपर आना मुश्किल तरीन, इंडिया का तलीमी निज़ाम डेफिनेटली ऊपर ही होगा। बिल्कुल है। देखिए मैं अगेन बात कह रहा हूँ आपसे, मैं आपको वैसे समझाना चाह रहा हूँ, ये आउटपुट की बात कर रही है आप उसके नतीजे की बात कर रही है कि यार उसने पेपर बना लिया, उनके पेपर दुनिया में 5 है, उससे इनपुट जो है उससे पहले का, यानी उससे पहले का जो काम है वही हमारा करप्शन बेस है, वही हमारा फेक है, वही जाली भर्तियाँ, वही नाअहल तालिब, वो ना ही अहल टीचर्स, वो जब आके पढ़ाएंगे, वो जब आके सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, उनसे जो बच्चे पढ़ के आगे निकलेंगे, तो उन्होंने आउटपुट नहीं देना है। पाकिस्तान में शिक्षा व्यवस्था कितनी बदहाल है ये खुद पाकिस्तानी बता रहे हैं। पाकिस्तानी युवा हिंदुस्तान से कंपैरिजन कर रहा है, IIT, IIM की तारीफ किए थक नहीं रहा, पाकिस्तानी हुक्मरानों से सवाल पूछ रहे हैं, 78 सालों का जवाब मांग रहे हैं। इंडिया और हमारा पहला फर्क है कि इंडिया में अभी तक 17 इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के, 17। ठीक है 17 जी बिल्कुल, और तकरीबन 40 करोड़ से ज्यादा वोटर है। 17 दफा इलेक्शन हुआ, 40 करोड़ से ज्यादा वोटर है। कभी किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि बेईमानी हुई है, धांधली हो गई। पहला फर्क ये है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन अचीवमेंट नहीं, अगर आप उसके मुकाबले में पाकिस्तान देखें तो टेक्निकली हर इलेक्शन को हर पार्टी ने चैलेंज किया। बिल्कुल, जो हारती है वो चैलेंज करती है। पहला फर्क हो गया, ठीक है। दूसरा फर्क जो इंडिया का हमारा है वो ये है, दूसरा फर्क हमारा ये है कि इंडिया ने 1940 से बनाए 2 इंस्टीट्यूशन, IIT और IIM, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। हमने कोई ऐसी चीज नहीं बनाई। तीसरा फर्क है कि हम बड़ी मुश्किल से, बड़ी जान मारकर 30-40 लाख टैक्स पेयर बना सके, ठीक है। उनका टैक्स पेयर है 6 करोड़ 70 लाख। तीसरा फर्क हो गया। चौथा फर्क है सिंप्लिसिटी। आपने कभी किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को सूट पहने देखा है? 47 से लेकर, जी बिल्कुल, जो भी देखना है वो वेस्ट कोट में होंगे, अपने लिबास में होंगे, शलवार ये स्टार्ट पुराना है। कायदे आज़म सूट में थे, नेहरू सलवार कुर्ते में था। ये बीमारी नई नहीं है। जो 5वीं चीज है इंडियन जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी ने 2-3 साल पहले एक उसका बड़ा पुराना केस था वोडाफोन का, ठीक है। इंडियन जुडिशरी ने उसको केस को रिवर्स किया, फॉरेन पार्टियों का केस रिफंड वापस करें। इंडिया सॉफ्टवेयर बनाता है तो पाकिस्तानी हुक्मरान और मौलाना आतंकियों को एक्सपोर्ट करते हैं, आतंकी तैयार करते हैं। यही फर्क है इंडिया और पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तानी युवा पढ़ लिख लेंगे, नौकरी करने लगेंगे तो फिर मौलानाओं की दुकान बंद हो जाएगी। और अब पाकिस्तानी लड़के और लड़कियां मौलाना ब्रिगेड के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है।
क्या इंडिया में हमसे ज़्यादा टैलेंट है जो वो हर जगह ही हमें दिखाई दे रहे हैं? अगर हम बात करें यूएस की वाइस प्रेसिडेंट की तो वो भी एक इंडियन है। अगर हम इंटरनेशनल ग्रुप्स की बात करें, चैनल की बात करें, वहाँ पर भी इंडिया की CEO है। हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम देख लें, कोई भी सेक्टर हम लोग देख लें तो इंडियंस हमें नज़र आ रहे हैं। तो क्या उनके पास हमसे ज़्यादा टैलेंट है? देखिए जी, टैलेंट की तो बात नहीं है, हम एक ही उसमें लाई करते हैं। हम भी ईस्टर्न कंट्री हैं, वो भी ईस्टर्न कंट्री है, ऑलमोस्ट सेम है इंडियन पाकिस्तान। लेकिन एक जो मेजर चीज़ है वो ये है कि हम इंटरनेशनली कहीं पे भी जाते हैं तो इंडिया ज़्यादा रिकग्नाइज़ किया जाता है। इवन कि हम भी ट्रैवल करते हैं, लास्ट वीक डेज़ में हमें भी गई हुई थी, तो वहाँ पे हम लोगों को भी लोग इंडियन ही कंसीडर करते हैं। कोई पाकिस्तान की अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं है बाहर कहीं पे भी, आप यूरोपियन कंट्री में जाएँ, USA में जाएँ। और इंडिया की यही रियलिटी है कि इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। अब जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है ना, जितना आपका अच्छा फिल्टर होगा ना, लेट्स से जो आपकी छन्नी है, ठीक है, अगर उसमें इतने बड़े छेद होंगे तो इतनी चीज़ ऊपर रुकेगी, बाकी नीचे। अगर उसमें इतना सा छेद होगा तो इसके अलावा जो बड़ी चीज़ होगी वो फंस जाएगी, बाकी नीचे चली जाएगी। अब इंडिया के अंदर आप देखें कि 120 करोड़ लोग हैं और उनमें उन्होंने 10 यूनिवर्सिटीज़ बनाई हुई हैं और वो हाईली कंपेटिटिव और हाईली सेलेक्टिव है। तो जो अलग क्रीम है वो उसमें जाती है। कि हम कहते हैं कि हमें पढ़ना ना पड़ जाए, कुछ करना ना पड़ जाए, कोई किताब कलम जो है उससे हमारा कोई वास्ता और किसी किस्म की कनेक्टिविटी हो ना पाए। नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी में हम सबसे आगे हैं। हिंदू क्यों पढ़ता है? हिंदू इसलिए पढ़ता है कि उसको उसकी वैल्यू का पता है, कि उसने उसको इस्तेमाल कहाँ पे करना है, उसको उसकी यूजेज का पता है, उसको उसकी यूटिलिटी का पता है। अगर उसको उसकी यूटिलिटी का पता है तो हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? इसलिए नहीं पता कि हमारा लीडर जो है वो खुद अनएजुकेटेड है, जो पॉलिटिशियन है वो खुद अनएजुकेटेड है। जितनी बड़ी पोस्टें आप देखेंगे कहाँ पर भी, IT में भी वो आगे, IT में भी आगे। प्रॉब्लम क्या है? हमने अपने बच्चों को एक तो टफ नहीं दिया, ऊपर से गुर्बत इतनी है, माँ बाप कैसे पढ़ाएं? यहाँ पर माँ बाप के गुर्दे बिक जाते हैं एक बच्चे को पढ़ाने के लिए, वो इतना उस पर इन्वेस्ट करता हो और बाद में अगर वो बच्चा रिजल्ट ना दे, वो बच्चा भी जब उसको कुछ नहीं, आपने 50 लाख की डिग्री की, आपको पाकिस्तान में जब कुछ नहीं मिलेगा तो आप नशा वशा करके मर जाओगे। ये मामला तो है पाकिस्तान में। क्यों स्टूडेंट नशा करते, क्यों डिप्रेशन की गोली पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खाई जाती है? पाकिस्तान में हर तीसरा युवा बेरोजगार है। 2025 में पाकिस्तान में बेरोजगारी चरम पर है। बात अगर साक्षरता की करें तो पाकिस्तान में साक्षरता दर 58% है। इसका मतलब कि देश की लगभग आधी आबादी अभी भी पढ़ना लिखना भी नहीं जानती है। दिल्ली को दहलाने की सबसे बड़ी साजिश को सुरक्षा एजेंसीज ने नाकाम कर दिया। दिल्ली को दहलाने के लिए टेरर का डॉक्टर मॉड्यूल काम कर रहा था। फरीदाबाद से अभी तक 2923 किलो विस्फोटक बरामद हो चुका है। फरीदाबाद के एक और घर से मिले 2563 किलो विस्फोटक। पहले बरामद हुए थे 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट। डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकाने से और विस्फोटक और हथियार मिले। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी है, ये एक अस्पताल है। कौन सोच सकता था कि अस्पताल के पास से मौत का सामान बरामद होगा। जिस डॉक्टर पर लोगों की बचाने की जिम्मेदारी थी वो लोगों की जान लेने की तैयारी में थे। 350 किलो विस्फोटक, कैरिकाव राइफल, 20 टाइमर, 4 बैटरी के साथ टाइमर, पिस्टल, 83 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन। राजधानी दिल्ली से केवल 55 किलोमीटर दूर फरीदाबाद में इस अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकी साजिश रची जा रही थी। मुजम्मिल जो है वो पेशे से डॉक्टर है और फरीदाबाद की इसी अल फलाह जो यूनिवर्सिटी है, जो स्कूल है मेडिकल साइंस का, उसमें यहाँ पे डॉक्टर था और तकरीबन 3.5 साल से इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में वो रह रहा था। दरअसल डॉक्टर मुजम्मिल जो है उसने जो है एक बाहर कमरा किराए पे लिया हुआ था। उस कमरे से 350 किलो से ज़्यादा विस्फोटक पुलिस ने बरामद किया है। इसके साथ साथ उसके पोजीशन से एक स्विफ्ट कार भी बरामद हुई है और उस स्विफ्ट कार के अंदर एक असॉल्ट राइफल, उसके 83 कारतूस और साथ ही साथ 2 मैगजीन भी बरामद की है। अल फलाह यूनिवर्सिटी है जहां पर डॉक्टर मुजम्मिल जो है वो रहता भी था और यहां पर डॉक्टर भी था। दरअसल जो गाड़ी बरामद हुई है, पुलिस ने जो गाड़ी बरामद की है मुजम्मिल के पोजीशन से,
वो एक लेडी डॉक्टर की है और वो लेडी डॉक्टर भी कश्मीर की रहने वाली है। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उस लेडी डॉक्टर से पूछताछ कर रही है और वो लेडी डॉक्टर भी इसी यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिस कर रही थी, यहीं पर वो डॉक्टर थी। एक नामी अस्पताल का डॉक्टर मौत का सामान इकट्ठा कर रहा था। एक बड़े अस्पताल के डॉक्टर के ठिकाने के पास से इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक और हथियार मिलेंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। और जो कोई नहीं सोच सकता था वही फरीदाबाद में हुआ। देश और राजधानी दिल्ली को दहलाने के लिए 1-2 किलो नहीं बल्कि 350 किलो विस्फोटक फरीदाबाद पहुंच चुका था। फरीदाबाद में मौजूद ये वही गांव है जहां पर डॉक्टर मुजम्मिल ने मौत का सामान, बारूद, हथियार और मैगजीन और कारतूस छिपा रखे थे। दिल्ली एनसीआर से इतनी बड़ी संख्या में असला और साथ ही साथ विस्फोटक बरामद होना कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा पर सवाल तो खड़े करता ही है, लेकिन ये सुरक्षा एजेंसियों की एक बड़ी कामयाबी है कि किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने से पहले इन तमाम पकड़े गए जो आरोपी हैं उनके मंसूबों को नाकाम करते हुए पुलिस ने तमाम रिकवरी कर ली है। फरीदाबाद के फतेहपुर तग्गा गांव में मौजूद है। यहां पर भी आप देखें तो फरीदाबाद पुलिस और जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उसकी जॉइंट ऑपरेशन में रेड चल रही है और इस वक्त आप देखें तो फरीदाबाद पुलिस की और गाड़ियां यहां पर पहुंची है, पुलिस अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। दरअसल इस पॉइंट से, इस हरे वाले मकान से आगे किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। जो किसान खेतों में भी काम कर रहे थे तो उनको भी यहां से हटा दिया गया है। दरअसल ये सुबह से रेड चल रही है यहां पर और इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक जो है पुलिस ने बरामद किया है। संदिग्ध डॉक्टर मुजम्मिल को अस्पताल के अंदर भी घर मिला हुआ था, लेकिन अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए, विस्फोटक छिपाने के लिए शहर से दूर गांव में किराए पर कमरा ले रखा था ताकि साजिश का खुलासा न हो सके। लेकिन जैसे ही फरीदाबाद, हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर की ज्वाइंट टीम पहुंची, अल फलाह यूनिवर्सिटी से लेकर इस गांव तक हड़कंप मच गया। मामला इतना सेंसिटिव था कि पूरे गांव को सील कर दिया गया। खेतों तक में पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। कुछ घंटे के लिए घर से लोगों के बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई। किसानों को खेत से वापस लौटा दिया गया। फरीदाबाद पुलिस ने आतंक के डॉक्टर मुजम्मिल के अलावा एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर मुजम्मिल जिस मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता था उस मस्जिद के इमाम को भी गिरफ्तार किया गया। क्या नाम है आपका? हसीना। किसको ले गए हैं अभी क्राइम पड़ा? यहाँ पे इमाम साहब क्या पढ़ा, नमाज पढ़ाते हैं? तो ये क्या है जगह? मस्जिद से ले गए हैं। क्या नाम है उनका? आतंक के डॉक्टर मुजम्मिल के तार जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं, जिनमें 3 डॉक्टरों के नाम आ रहे हैं। पहला नाम डॉक्टर मुजम्मिल जो पुलवामा का रहने वाला है, दूसरा नाम डॉक्टर आदिल अहमद का है जो अनंतनाग का रहने वाला है और तीसरा डॉक्टर फरार है जिसकी तलाश जारी है। ये डॉक्टर आदिल है, इसे जम्मू कश्मीर और यूपी पुलिस ने मिलकर यूपी के सहारनपुर से पकड़ा है। मुजम्मिल के साथ मिलकर डॉक्टर आदिल दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहा था। टेरर के डॉक्टर मॉड्यूल का खुलासा 7 नवंबर को तब हुआ था जब सहारनपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल से जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर आदिल अहमद को गिरफ्तार किया। डॉक्टर आदिल पर आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के पोस्टर चिपकाने का आरोप है। डॉक्टर आदिल अहमद जो पहले अनंतनाग के सरकारी हॉस्पिटल में सीनियर रेजिडेंट रह चुका है। आदिल को लेकर अब जम्मू कश्मीर पुलिस अनंतनाग पहुंची। उसके ठिकानों को खंगाला गया तो उसके लॉकर से AK-47 राइफल बरामद की गई। अनंतनाग से सहारनपुर और फरीदाबाद टेरर के डॉक्टर मॉड्यूल का एक्शन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस पूरे देश में आतंक के इस डॉक्टर मॉड्यूल को लेकर छापेमारी कर रही है। यूपी के प्रतापगढ़ में ड्रग्स माफिया के घर छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ है। 22 पुलिस वालों की फौज जब रेड करने पहुंची तो चौंक गई। गांजा माफिया के घर के हर कोने से कैश उगलने लगा। पैसों का अंबार इतना कि पुलिस को गिनने में 22 घंटे लग गए। कैश गिनने वाली मशीन बुलानी पड़ी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेल में बंद गांजा माफिया के पास ये करोड़ों रुपए आए कहां से? प्रतापगढ़ के गांजा माफिया के कैश लोक का रहस्य आप इन तस्वीरों में देखिए। बोरे में नोटों की गड्डियां, झोले में नोटों की गड्डियां, पॉलीथीन में नोटों की गड्डियां। घर के 3 कमरों में नोटों का अंबार लगा हुआ है। घर में 500 के नोट बिखरे पड़े हुए हैं। 100 के नोट हैं, 50 के, 20 के, 10 के भी नोट हैं। पूरे घर में पुलिस कर्मियों का कब्जा है।
कैश इतना ज्यादा कि 20 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को कैश गिनने में लगाया गया है। पुलिस वालों ने नोट गिनने शुरू किए, लेकिन कुछ ही देर में गिनते गिनते थक गए। कई बार पुलिस वालों को बीच में ब्रेक लेना पड़ा। कैश इतना ज्यादा था कि कई महिला पुलिसकर्मियों के पसीने तक आ गए। इसके बाद पुलिस ने नोट गिनने की 4 मशीनें मंगवाई, उनसे काउंटिंग की गई। पुलिस को घर से सिर्फ नोटों का अंबार ही नहीं मिला, बल्कि घर में बड़ी मात्रा में और भी स्मैक मिला। घर में नोटों के अंबार और गांजे की बरामदगी, ये तस्वीरें यूपी के प्रतापगढ़ की हैं। प्रतापगढ़ के मानिकपुर में पुलिस ने मुंदीपुर गांव में सबसे बड़ी कार्रवाई की। नारकोटिक्स विभाग और प्रतापगढ़ पुलिस ने जेल में बंद ड्रग्स माफिया राजेश मिश्रा के घर पर 4 गाड़ियों से आए 22 पुलिसकर्मियों ने रेड डाली तो सब भौचक्के रह गए। ड्रग्स माफिया राजेश मिश्रा के घर में पन्नी और बोरियों में भर भर कर कैश मिला। पुलिस ने इसके बाद घर के एक एक कोने की तलाशी ली और पूरा घर कैश उगलने लगा। घर में 500 की कई गड्डियां थी। घर के 3 कमरों में जगह जगह पर यह कैश छिपा कर रखा गया था। चौबीस घंटे तक चली छापेमारी में पुलिस को घर के 3 कमरों में अलमारी, बक्से, डिब्बे और बेड के अंदर से कैश मिला। इसके बाद गांजा तस्कर के घर पर पुलिस कैश गिनने लगी, लेकिन कैश इतना ज्यादा था कि पुलिस वाले पसीना पोंछते नजर आए। कैश गिनने में परेशानी होने लगी। इसके बाद पुलिस को नोट गिनने वाली 4 मशीनें मंगवानी पड़ी। इस दौरान अफसर मॉनिटरिंग करते रहे। 22 घंटे तक पुलिस कैश की काउंटिंग करती रही। ड्रग्स माफिया राजेश मिश्रा के घर से टोटल 2,01,55,345 रुपए कैश में बरामद किए गए। पुलिस को घर से 6 किलो गांजा मिला। इसकी कीमत 3 लाख रुपए से ज्यादा है। रेड में 577 ग्राम स्मैक भी रिकवर किया गया, जिसकी कीमत 11 लाख से ज्यादा है। लगभग 3 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है गैंगस्टर एक्ट के तहत, वो प्रतापगढ़ पुलिस के द्वारा पूर्व में भी कुर्क करवाई गई है। आगे भी जो और प्रॉपर्टीज हैं इसकी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कुछ इसके बैंक अकाउंट्स थे, उसमें भी कुछ जो अमाउंट था वो भी सीज करवाया गया था। और आगे भी ये जो ड्रग माफिया है इनके विरुद्ध जो कार्रवाई है, प्रभावी कार्रवाई लगातार प्रतापगढ़ पुलिस सुनिश्चित करती रही। इसमें कुछ लोग और आइडेंटिफाई हुए हैं, ये कहाँ से ड्रग लाते थे और कहाँ सप्लाई करते थे, उसकी लिस्ट भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित। ये कैश जो इनके पास आता था वो ड्रग की डीलिंग में ही जो पैसा आता था, ये वही पैसा था जो इनके पास रखा हुआ था। दरअसल राजेश मिश्रा का पूरा परिवार नशे के धंधे में शामिल है। वो जेल से ही अपनी पत्नी रीना मिश्रा के जरिए नशे का कारोबार चला रहा था। रीना मिश्रा पति के निर्देश पर गांव और आसपास के क्षेत्रों में कारोबार फैला रही थी। इस पूरे ऑपरेशन में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें ड्रग्स माफिया राजेश मिश्रा की पत्नी रीना मिश्रा, बेटा विनायक मिश्रा, बेटी कोमल मिश्रा के अलावा पड़ोसी यश मिश्रा और अजीत मिश्रा शामिल है। गिरफ्तारी के समय रीना मिश्रा ने कमरे का दरवाजा बंद कर पुलिस को रोकने की कोशिश की, लेकिन टीम ने उसे दबोच लिया। रीना मिश्रा पहले भी जेल जा चुकी है। वो 25 दिन पहले ही जमानत पर छूटी थी। जेल से छूटने के बाद वो दोबारा इस काम में शामिल हो गई। राजेश मिश्रा ने 15 दिन पहले जिला कोर्ट में सरेंडर किया था। उस पर गांजा तस्करी के 14 मुकदमे दर्ज हैं। राजेश के मानिकपुर थाना क्षेत्र में 3 मकान हैं। इनमें एक 2 मंजिला है। यहाँ पुलिस ने छापा मारा। अन्य 2 मकान 3 फ्लोर के हैं, जबकि पत्नी रीना मिश्रा पर भी 6 केस चल रहे हैं। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने गिरोह की अवैध चल और अचल संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसकी अनुमानित कीमत 3,26,895 रुपए बताई जा रही है। यूपी में पिछले 24 घंटे में कई शहरों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए हैं। पुलिस की तरफ से जवाबी फायरिंग में दर्जनों गोलियां चली हैं। कहीं अपराधी का फुल एनकाउंटर हुआ तो कहीं हाफ एनकाउंटर हुआ है। गौ तस्कर के आरोपी का कहां एनकाउंटर हुआ, कहां मर्डर करने वाले 15 घंटे में ही लंगड़ाने लगे, कहां बदमाश की 24 घंटे में इलाज हो गया। देखिए इस रिपोर्ट में। योगी राज में यमराज कैसे टिकट काटते हैं, देखिए। योगी राज में गुंडों का इलाज कैसे होता है, देखिए।
योगी की पुलिस बदमाशों का एनकाउंटर कैसे करती है, देखिए। यूपी में योगी की पुलिस इस वक्त फुल एक्शन में है। हापुड़ से लेकर बागपत तक, मथुरा से लेकर बलिया तक और मुजफ्फरनगर में धड़ाधड़ गोलियां चल रही हैं। कहीं अपराधी का फुल एनकाउंटर तो कहीं अपराधियों का हाफ एनकाउंटर हुआ है। इन सभी शहरों में इसी तरह लंगड़ाते हुए अपराधियों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अपराधियों की डेंटिंग पेंटिंग की जा रही है। ये गो तस्कर हसीन है। हसीन 50,000 रुपए का इनामिया है। यूपी की हापुड़ पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस को जैसे ही पता चला गो तस्कर हसीन पशुओं को गाड़ी में भरकर ले जाने की फिराक में है, पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई। पुलिस ने कपूरपुर के सपनावत गांव में कार सवार तस्कर की घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही हसीन ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। दोनों तरफ से 8 राउंड फायर हुए। एनकाउंटर के दौरान एक गोली हसीन के सिर में लगी और वो घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। गौ तस्कर हसीन संभल के असमोली थाना के मैनोटा गांव का रहने वाला था। संभल और आसपास के जिलों में उस पर 24 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। हसीन के पास से स्विफ्ट डिजायर कार, अवैध तमंचा, कारतूस बरामद हुआ। हसीन के मारे जाने को पुलिस बड़ी सफलता मान रही है। हसीन ने 3 दिन पहले मुजफ्फरनगर के शाहपुर में पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी। तब से पश्चिम यूपी में उसकी तलाश तेज हो गई थी। हापुड़ के कपूरपुर थाने में भी 5 महीने पहले गोकशी की गई थी। इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन तब से ये फरार चल रहा था। यूपी में ऑपरेशन क्लीन स्वीप चल रहा है। अपराधियों का सफाया किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 38 दिनों में 11 बदमाश एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। मार्च 2017 से जुलाई 2025 तक यूपी पुलिस ने 238 अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर किया। इस दौरान 14,000 से अधिक पुलिस एनकाउंटर हुए, जिनमें 30,000 से अधिक अपराधी गिरफ्तार हुए और 9,000 से अधिक को गोली मारी गई। पुलिस के कंधों के सहारे जो चल रहा है, ये बदमाश आदिल और आर्यन है। दोनों बदमाशों ने डबल मर्डर कर ऐसा तांडव मचाया कि बागपत जिले में दहशत फैल गई। इनको लग रहा था कि यूपी में मर्डर करेंगे और भौकाल जमाएंगे, लेकिन बागपत पुलिस ने 15 घंटे में दोनों का इलाज कर दिया। डबल मर्डर का केस सॉल्व कर लिया गया। पुलिस ने डबल मर्डर के आरोपियों का हाफ एनकाउंटर कर दिया। आदिल और आर्यन ने गोलीबारी कर कांग्रेस नेता के भतीजे और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लूटपाट के बाद हत्या कर दी। दोहरे हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए बागपत एसपी ने 6 पुलिस टीमों का गठन कर बदमाशों की तलाश शुरू कराई। सीसीटीवी में बदमाशों की पहचान आर्यन और आदिल के रूप में हुई और बहुत ही शीघ्र अवधि में 1 दिन से भी कम के समय में बागपत थाना बागपत पुलिस एसओजी सर्विलांस जनपद बागपत की टीम ने संयुक्त रूप से इस घटना को कारित करने वाले दोनों युवकों को गिरफ्तार किया है और पुलिस मुठभेड़ में ये दोनों युवक घायल हुए हैं। इनके पांव में गोली लगी है। ये दोनों युवक, जिनका नाम क्रमशः आर्यन शर्मा और आदिल है, लगभग इनकी 20 साल की उम्र है और ये भी ग्राम निवाली के ही रहने वाले हैं। हॉस्पिटल के अंदर जब इनको दाखिल किया गया प्राथमिक उपचार के लिए, तो पूछताछ में इन्होंने बताया कि मृतक ने कुछ दिन पहले इनके साथ मारपीट की थी और जिसके क्रम में इन्होंने ये घटना कारित की है। दोनों की लोकेशन मिलते ही पुलिस एक्टिव हो गई। चेकिंग अभियान के दौरान बदमाशों की कार दिखी। रोकने पर दोनों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें सिपाही रामकुमार घायल हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश भी गोली लगने से घायल हुए और गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने उनके कब्जे से लूटी गई कार, हथियार और कारतूस बरामद किए। पुलिस के कंधों के सहारे चल रहा ये बदमाश उजाला है। ये हत्या के आरोप में वांटेड थे। मथुरा में खौफ का पर्याय बन रहे थे। मथुरा पुलिस ने इनकी डेंटिंग पेंटिंग कर दी। पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद उजाला को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उजाला के साथी और दूसरे आरोपी लखन को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घायल आरोपी उजाला का लंबा आपराधिक इतिहास है। उनके खिलाफ थाना महावन में चोरी, मारपीट और आर्म्स एक्ट सहित 5 मुकदमे दर्ज हैं। उजाला के पास से एक 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 3 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद हुए। थाना महावन पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 316/25 जो कि एक हत्या का मुकदमा है। उसके 2 वांछित युवक उजाला और लखन मदनपुरा से बलदेव रोड की तरफ बाइक से जा रहे हैं। इसकी सूचना प्राप्त होते ही थाना महावन द्वारा सघन चेकिंग करके उसको रोकने का प्रयास किया गया, तो दोनों अभियुक्तों ने फायर झोंक दिया। जवाबी फायरिंग में उजाला के पैर में गोली लगी है। बलिया में भी मनियर थाना क्षेत्र में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली।
पुलिस और एक बदमाश के बीच एनकाउंटर में हत्या का आरोपी अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार को रुकने का इशारा किया। बाइक सवार रुकने की बजाय मुड़कर भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया तो उसने खुद को घिरता देख पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी। घायल आरोपी का नाम अभिनंदन राजभर है, जो चंदन राजभर हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि जो इस घटना का मुख्य आरोपी जो है वो मोटरसाइकिल से कहीं भाग रहा है। पुलिस ने उसकी घेराबंदी की तो वो भाग निकला। पुलिस ने उसकी घेराबंदी करके जब उसके ललकारा तो उसने पुलिस पे फायर कर दिया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो उसके पैर में गोली लग गई। उसने अपना नाम अभिनंदन राजभर बताया, जो इस घटना का मुख्य आरोपी है। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा का आज चौथा दिन है। हरियाणा के सीकरी से बाबा बागेश्वर ने आज की यात्रा की शुरुआत की है। सनातन एकता यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। आज की यात्रा को बाबा बागेश्वर ने सिख समुदाय को समर्पित किया। हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा से बातचीत में बाबा बागेश्वर ने सिख समुदाय के योगदान की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि सिख समुदाय नहीं होता तो भारत का इस्लामीकरण हो चुका होता। पदयात्रा का आज चौथा दिन है। हरियाणा के सीकरी से अपने तमाम हजार समर्थकों के साथ पैदल निकल चुके हैं। हाथ में डंडा लिए हुए बुजुर्ग जो सहयात्री हैं उनको सहारा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज की यात्रा जो है गुरु तेग बहादुर को समर्पित है। बात करते हैं बाबा, आज की यात्रा आपने गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित किया है। बहुत सारे जो सिख धर्म के लोग हैं वो भी आपके साथ इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। सिखों की परंपरा में जितने गुरु हुए उन्होंने सनातन धर्म और भारत के लिए अपनी शहादत दी। पूरे परिवार की शहादत दी। हिंदू, सनातनी और भारतीय इस बात को भूले ना कि उनके ही कारण आज हम सब लोग जीवित हैं। यदि सिख परंपरा के गुरु ना होते तो हम लोग शायद आज ना होते। इस्लामीकरण हो गया होता भारत का। 350वां साला उनके गुरुओं की शहादत का वर्ष चल रहा है। इसलिए हमने आज की 10 तारीख की पदयात्रा उनके गुरुओं को शहादत के लिए समर्पित की है। बहुत से क्रिकेटर हो, पॉलिटिशियन हो आपकी यात्रा में जुड़ रहे हैं और अब यहाँ से जाने के बाद वो लोग भी खुल के कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आपकी यात्रा का असर दिखने लग गया है। देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र ही है। विचारधारा को जो हमारी समझेगा उसे समझ आएगा। जिनको नहीं समझ आ रहा उन्हें समझाया भी नहीं जा सकता। हम सिर्फ भारत को समझाना चाहते हैं। इस देश में ठीक हो, सनातन से बड़ा कुछ नहीं है, हिंदुत्व से बड़ा कुछ भी नहीं है। एमपी के भोपाल में मॉडल खुशबू अहिरवार की हत्या का मामला सामने आया है। मॉडल खुशबू के परिवार वाले हत्या का आरोप बॉयफ्रेंड कासिम पर लगा रहे हैं। कासिम पर आरोप है कि उसने खुशबू को पहले बुरी तरह पीटा। उसके शरीर और प्राइवेट पार्ट पर गहरे चोट के निशान भी मिले हैं। पीटने के बाद कासिम ने ही खुशबू को इंदौर के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया और वहां उसके बाद उसे छोड़कर भाग गया। खुशबू की मौत की सूचना डॉक्टर्स ने पुलिस को दी। उसके बाद परिजनों को पता चला। बोल के गए हम ले जा रहे साथ में, आप मम्मी कोई चिंता नहीं करना, कोई भी कर रहना, मैं लेके जा रहा हूँ। और उसने आन के मेरे तो घूसट कर दी, अस्पताल में भर्ती करी। इन्हें किसने मारे के निशान है। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में सड़क चौड़ीकरण का काम जारी है। 60 फीट चौड़ी सड़क बनाने के लिए 187 मकानों और दुकानों को नोटिस दिया गया है। आज 12 से ज्यादा दुकानों को तोड़ा जाएगा। जिन लोगों के मकान या दुकान तोड़े जा रहे हैं उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है और जो अवैध कब्जा है उसको भी हटाया जा रहा है। दाल मंडी से महज 500 मीटर की दूरी पर काशी विश्वनाथ मंदिर है। हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने दाल मंडी से रिपोर्ट भेजी है, आप भी देखिए। आपको बता दें, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पास दाल मंडी इलाके में अवैध अतिक्रमण जो है उसको हटाने की कार्रवाई शुरू हो रही है। दाल मंडी का इलाका जो है उसको चौड़ीकरण का ये काम किया जा रहा है। वाराणसी का ये दाल मंडी इलाका है और इसका ये मकान 3 मंजिला मकान जिस पर हथौड़े चलाए जा रहे हैं, ड्रिल मशीन भी लगाई गई है, इसको गिराया जा रहा है। एक मंजिल गिर चुका है, उसके नीचे की मंजिल पे समय हथौड़े चले हैं, अंदर ड्रिल मशीन है, बीच बीच में उसका भी इस्तेमाल हो रहा है। इस मकान में करीब नीचे 1 दर्जन से ज़्यादा दुकानें थी। ये मकान पूरा खाली कराया गया है, इसका मुआवजा ले लिया है। 5 दावेदार थे जिनको करीब 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। उसके बाद
इसको गिराया जा रहा है। असल में ये दाल मंडी 650 मीटर लंबी दाल मंडी है। इधर आप जाएंगे बेनिया बाग है और पीछे चौक थाना है। चौक थाना से करीब 500 मीटर की दूरी पे काशी विश्वनाथ मंदिर है। तो ये जो पूरी गली है दाल मंडी की, ये बहुत ज़्यादा सक्रिय है। कहीं कहीं तो इसकी चौड़ाई सिर्फ 3 मीटर है, कहीं 9 मीटर है। तो यहाँ से आने जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। अब इसको इस योजना के तहत चौड़ा किया जा रहा है 60 फीट, जिसमें 30 फीट की सड़क होगी और दोनों तरफ 15-15 फुट के फुटपाथ बनाए जाएंगे। इस योजना के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने 215 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसमें से 191 करोड़ से सिर्फ मुआवजा बटेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अभी अगस्त में वाराणसी आए थे तो उन्होंने इस योजना का शिलान्यास किया था। अब ये मकान इस तरह के करीब 187 मकान हैं और हज़ारों दुकानें हैं, जिनको नोटिस दिया गया है पीडब्ल्यूडी की तरफ से, चस्पा किया गया है कि उनका जो मकान है, दुकान है, वो हटाया जाना है। उसके कागज़ लेकर यहाँ एक कैंप भी लगाया गया है थाने पर, उसके कागज़ लेके थाने पे पहुँचे और मुआवजा ले और जगह खाली करे।